नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार की गई वो तस्वीरें दिखाएंगे जिस वक्त राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। कहा जा रहा है कि सोनम के इशारे पर विशाल, आकाश और आनंद ने राजा रघुवंशी पर हमला किया। फिर सोनम ने कहा कि इसे मार दो, तब हमलावरों ने राजा की जान ले ली और उसे खाई में गिरा दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर कोई महिला अपने पति के प्रति इतनी निर्दयी, इतनी क्रूर कैसे हो सकती है, जबकि राजा रघुवंशी ने उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया था। अब इसमें एक कहानी और जुड़ रही है, वो है सोनम के मांगलिक होने की। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से उसने राजा से शादी की ताकि उसका प्रेमी राज उसके मंगल दोष का शिकार ना बने और राजा को रास्ते से हटाकर वो राज से शादी करे। आज हम इस समाज और खासकर सबकी सोच का विश्लेषण करेंगे कि आखिर परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे लोगों की स्थिति क्या है, आखिर वो इस तरह के फैसले क्यों लेते हैं, गुड बॉयज के बजाय बैड बॉयज को चुनकर अपनी और इन लड़कों और उनके परिवारों की जिंदगियां क्यों बर्बाद की जा रही हैं। इसके बाद आपको भारत के उस डेलीगेशन से मिलवाएंगे जो विदेशों में भारतीय कूटनीति का डंका बजाने के बाद स्वदेश लौट आया है। और भारत लौटते ही इन सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। और दूसरी तरफ ये जोड़ी देख लीजिए, पाकिस्तान का डेलीगेशन विदेशों में अभी भी पाकिस्तान की बेइज्जती करा रहा है। पाकिस्तान का डेलीगेशन अमेरिका में शर्मसार होने के बाद अब इंग्लैंड में अपनी बेइज्जती करवाने के लिए पहुंच गया। और ये बेइज्जती कोई यहाँ वहां नहीं, बाकायदा स्टूडियो में हुई है। लेकिन इंग्लैंड में भी पाकिस्तान का झूठा नैरेटिव फ्लॉप हो गया। आज आपको लंदन में पाकिस्तान के डेलीगेशन की ताजा बेइज्जती दिखाएंगे, जहां उन्हें बिठाकर बेइज्जत किया गया। इसके साथ ही आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए खुलकर कहा है, ये भारत और पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत और टेररिस्तान की लड़ाई है। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर है? अंजना, आज मैं जून की गर्मी में जलते उत्तर भारत का एक विश्लेषण करूंगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस समय भयंकर गर्मी की चपेट में है। हीट वेव ऐसे महसूस हो रही है जैसे आग की लपटें हों, जिनमें बाहर निकलते ही लोग झुलस रहे हैं। दिन में हीट वेव तो रात में उमस लोगों को परेशान कर रही है। भारत के करीब 56 करोड़ कामगार हैं, जिनमें से लगभग 27 करोड़ लोग खुले में काम करते हैं। सोचिए, भयंकर गर्मी में इनकी क्या स्थिति होगी और गर्मी का इनकी उत्पादकता पर कितना असर पड़ रहा होगा। बात राजा रघुवंशी मर्डर केस की। एक पत्रकार के तौर पर मैं हमेशा ये सोचती हूं कि अपराधियों को ऐसा क्यों लगता है कि वो हत्या जैसा अपराध करके बच जाएंगे। पिछले कुछ समय में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें पत्नी ने अपने प्रेमी के चक्कर में पति की हत्या कर दी या फिर अपने पति को इतना प्रताड़ित किया कि उसने आत्महत्या कर ली। कई मामले ऐसे भी आए हैं जहां पर पतियों ने अपनी पत्नियों की इसी तरह से बहुत निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। अब देखिए, इंदौर की सोनम हो, मेरठ की मुस्कान या कानपुर की निकिता, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने पति पत्नी के रिश्ते में भरोसे का कत्ल किया है। हैरानी इस बात की होती है कि ये लोग पेशेवर अपराधी नहीं हैं, बल्कि सामान्य लोग हैं। और इसके बावजूद अपराध करते हुए इन्होंने ये नहीं सोचा कि कानून उनको शिकंजे में ले सकता है। आखिर क्या वजह थी? ना कानून का खौफ, सोनम रघुवंशी और मेरठ की मुस्कान ने अपने पतियों की हत्या करवा दी और उफ तक नहीं की। इन लोगों के चेहरे पर कानूनी कार्रवाई का या पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। इन लोगों ने हत्या को खेल समझा। क्राइम टीवी सीरियल देखकर हत्या करने और लाश ठिकाने लगाने के तरीके सीखने वाले ये लोग मान लेते हैं कि पुलिस उन्हें कभी पकड़ नहीं पाएगी। सोनम रघुवंशी ने भी यही सोचा था। उसने तो पति की हत्या करवाने के लिए पेशेवर हत्यारों को सुपारी दी। हत्या अपने सामने करवाई ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि राजा रघुवंशी मारा गया। राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर पुलिस ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं
जिसने सोनम के हर झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। आप भी हैरान रह जाएंगे। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी की हत्या को सुलझाने के लिए एक खास टीम बनाई थी, जिसको एक अहम जिम्मेदारी दी गई। इस जिम्मेदारी का नाम दिया गया था ऑपरेशन हनीमून। ऑपरेशन हनीमून के तहत पुलिस को जांच में कुछ ऐसी जानकारियां मिली, इंफॉर्मेशन मिली, जिनसे केस को सुलझाना और अपराधियों को पकड़ना आसान हो गया। मेघालय पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून के लिए 120 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई थी। इस टीम में 20 पुलिसकर्मियों की एक कोर टीम बनाई गई। पुलिस को वारदात की जगह से 10 किलोमीटर दूर 3 संदिग्ध सोनम से बात करते दिखे। पुलिस ने उनकी प्रोफाइल चेक करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी की हत्या का प्लान काफी पहले से ही तैयार कर लिया था। कई लोग ये कह रहे हैं कि सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी से मजबूरी में शादी की, लेकिन सच जो अब सामने आ रहा है वो सच तो ऐसा लगता है कि राजा रघुवंशी के साथ शादी करना सोनम की बड़ी प्लानिंग का एक छोटा सा हिस्सा था। सोनम का प्लान क्या था, ये समझाने के लिए हम आज आपके सामने कुछ ऐसी जानकारियां पेश करने वाले हैं जो इस हत्याकांड की पूरी गुत्थी सुलझा देगी और आपके मन में उठे सवालों को जवाब भी देगी। 11 मई को इंदौर में राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई। शादी की तस्वीरों को देखकर कई लोगों ने दावा किया कि सोनम खुश नहीं दिखी, जबकि राजा रघुवंशी और उनका परिवार शादी से बहुत खुश दिख रहा था। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को सोनम और राजा रघुवंशी हनीमून के लिए शिलोंग आ गए। यहां पर उन्होंने होटल का कमरा लिया, फिर 4 दिन के लिए एक मोटरसाइकिल भी किराए पर ले ली। सोनम और राजा 22 मई पर आई। सोनम और राजा के शिलोंग पहुंचने के 2 दिन बाद तीनों पेशेवर हत्यारे विशाल चौहान, आकाश राजपूत और ये आनंद कुर्मी भी शिलोंग पहुंच गए। इन तीनों को ये निर्देश दिए गए थे कि ये लोग शादी के करीब 11 दिन बाद राजा की हत्या करेंगे। तुरंत नहीं किया गया, 11 दिन का इंतजार। राजा रघुवंशी की हत्या 23 मई को हुई थी। 23 मई को ही सोनम और राजा चेरापूंजी के वही सौडांग वाटरफॉल्स घूमने के लिए गए हुए। सोनम ने पहले से ही तीनों हत्यारों को अपनी लोकेशन शेयर कर दी थी, ये सब पुलिस ने बताया है। तीनों हत्यारे विशाल, आकाश, आनंद ने हिंदी भाषी बनकर राजा रघुवंशी से दोस्ती कर ली। क्योंकि वाटरफॉल देखने जा रहे ज्यादातर लोग हिंदी भाषी नहीं थे। अब ऐसे में दोस्ती हो गई, साथ चल रहे हैं। वाटरफॉल का रास्ता जंगल से होकर जाता था। ये पांचों लोग साथ ही वाटरफॉल्स के लिए आगे बढ़े और फिर एक सुनसान जगह देखकर विकास, आकाश और आनंद ने राजा की हत्या कर दी। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी डरी नहीं, बल्कि उसने बचने की प्लानिंग पर अमल करना शुरू किया। उसने किडनैपिंग वाली कहानी तैयार की। इसके लिए राजा रघुवंशी की अंगूठी, पर्स वगैरह निकाल लिया गया ताकि मामला लूटपाट का लगे। 23 मई को ही हत्या के बाद सोनम और तीनों हत्यारे वारदात की जो जगह है वहां से 10 किलोमीटर दूर एक जगह पर साथ साथ नजर आए। वारदात के बाद 10 किलोमीटर दूर ये उन तीनों के साथ मौजूद थी। पुलिस के पास बाकायदा इसकी सीसीटीवी तस्वीरें हैं। लेकिन इन सब से अनजान सोनम तो अपने एस्केप रूट की, अपने भागने की प्लानिंग बता रही थी, अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश कर रही थी, लूटपाट का मामला बताने के लिए तैयारी कर रही थी, स्वांग रच रही थी। 23 मई को ही सोनम और तीनों हत्यारों ने मेघालय छोड़ दिया। सोनम पहले गुवाहाटी गई, फिर वहां से सीधा इंदौर के लिए निकल गई। इस दौरान उसने अपने परिवार से या राजा के परिवार से संपर्क नहीं किया। पुलिस के पास बाकायदा ये पूरी जानकारी है, टिकट्स है और 24 मई तक सोनम अपने मोबाइल फोन से राजा रघुवंशी के परिवार से बात करती रही। लेकिन उसके बाद सोनम और राजा से परिवार का संपर्क टूट गया। हत्या के बाद सोनम की इंदौर वापसी पूरे प्लान का एक हिस्सा था। 25 मई को सोनम इंदौर लौट आई, जहां राज कुशवाहा उसका इंतजार कर रहा था। उसने इंदौर में ही एक कमरा किराए पर लिया, जिसमें सोनम को रुकवा दिया। 27 मई तक इंदौर में ही रुकने के बाद राज कुशवाहा ने एक ड्राइवर के जरिए सोनम को बनारस भिजवा दिया। आप सोचिए,
अब उसको समझ में आ गया कि ये खबर बहुत फैल रही है। ऐसे में मतलब यहाँ पर उसका दिखना इंदौर का, क्योंकि उसके परिवार वाले भी राजा के ढूंढ रहे थे। ऐसे में अगर कोई जान पहचान वाला देख ले तो गाड़ी से ड्राइवर के साथ सीधा उत्तर प्रदेश के बनारस भिजवा दिया और फिर करीब 2 हफ्ते सोनम बनारस के ही होटलों में रही। सोनम को यही लगा कि मामला ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि किसी को भी राजा रघुवंशी और सोनम के लोकेशन के बारे में पता ही नहीं है। इस दौरान 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई में बरामद किया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने शव मिलने के बाद जांच को गंभीरता से आगे बढ़ाया। शव बरामद होने के बाद सोनम में अपने प्लान का जो दूसरा पार्ट था उसको शुरू किया। वो 9 जून को गाजीपुर के एक टी स्टॉल पर पहुंची और उसने मेघालय में किडनैपिंग होने की कहानी सुनाई। हालांकि जल्दी ही उसके झूठ का पर्दाफाश हो गया। हत्याकांड के बाद से सोनम और राज कुशवाहा लगातार संपर्क में थे। पुलिस के पास इस हत्याकांड से जुड़े करीब 42 सीसीटीवी फुटेज है, जिनमें सोनम और राजा रघुवंशी, इसके अलावा सोनम और तीनों हत्यारों की बाकायदा तस्वीरें हैं। पुलिस को पहले से शक था कि हत्या का यह मामला संदिग्ध है, क्योंकि सोनम और राजा रघुवंशी ने अपनी यात्रा से जुड़ी कोई भी तस्वीरें या कोई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर ही नहीं की थी। हालांकि 23 मई को हत्या के बाद राजा के परिवार और पुलिस को धोखा देने के लिए सोनम ने राजा रघुवंशी के सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया, जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ है। See, it's not one particular lead, but many leads are there. Once we pieced together sub leads को हम लोग piece किया था, then we got the whole picture. Then after that we could take the decision of what steps to be taken. It was not one particular lead, so it's information coming from different quarters. और हम लोग जब piece किया था, then we knew this is somewhere we could go. क्या जो मर्डर हुआ था राजा रघुवंशी का, उसके बाद कभी सोनम जो तीनों अक्यूज्ड हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी कभी? यहाँ नहीं, they met in Nongriat. From Nongriat, जहाँ homestay है, from there they walked up. So it was seen by one of the guides also. अखबार में निकला है. So it was seen by 3 people. We start filing the 3 people and all that. So they met right from Nongriat only. सोनम और तीनों अक्यूज्ड, कब आप लोग को पता चला कि जो सोनम है वो इस केस में इन्वॉल्व है? क्योंकि मेघालय पुलिस पर फैमिली की तरफ से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, लेकिन मेघालय पुलिस चुपचाप ये पूरा काम कर रही थी। कब आपको ब्रेक थ्रू मिला, कब आपको लगा कि जो सोनम है वो इस केस में इन्वॉल्व है? 3-4 दिन के बाद हम लोग कंफर्म किए कि सोनम इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड। यस। अब देखिए, हमने आपको पूरी बात समझाई। हमने एआई के जरिए इस हत्याकांड का एक सीन रिक्रिएशन तैयार किया है। हम आपको वो एक खास एआई वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिसमें सोनम की साजिश का सबसे घिनौना पहलू दिखाई दिया। इस एआई वीडियो में आपने सोनम का निर्दयी चेहरा देखा। अब वो हिस्सा हम आपको समझाने वाले हैं। वो लगातार हत्यारों को निर्देश देती रही कि राजा को मार दो। वो ये पक्का करना चाहती थी कि राजा रघुवंशी किसी तरह से बच ना पाए। अगर आप देखिए तो राजा रघुवंशी एक निर्दोष इंसान था। उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। आप सोचिए, एक पत्नी के तौर पर 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाने वाली सोनम ने अपनी आंखों के सामने इसी जन्म में पति की हत्या करवाई। और ये सब जानकारियां बाकायदा पुलिस की तरफ से दी जा रही हैं, जिसमें पुलिस का यह आरोप है कि वो तीनों तो मार ही रहे थे, लेकिन हत्या की बात हिट करो, क्योंकि वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी, सिर्फ खाई में फेंकना नहीं चाहती थी। अगर बच जाता तो बड़ी दिक्कत हो जाती, इसलिए वो ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वो जान से मतलब वो मर जाए। हत्यारों ने राजा के सिर के पीछे और आगे धारदार हथियार से हमला किया। घायल राजा रघुवंशी जब जमीन पर गिरा तो सोनम को लगा कि वो अभी जिंदा है, इसीलिए
उसने हत्यारों को निर्देश दिए कि राजा मरा नहीं है, मार दो उसे। देश में इस बात पर भी चर्चा है कि जब सोनम को राज पसंद था तो उसे राजा रघुवंशी से शादी क्यों की थी। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर सोनम की क्या मजबूरी थी कि उसने राज के लिए परिवार से बातचीत करने के बजाय राजा रघुवंशी से पहले शादी फिर मर्डर करवा दिया। क्या जरूरत थी, भाग जाती, शादी नहीं करती, शादी से इनकार कर देती, ये स्टेज पर आना और बाकायदा फोटो शूट करना। इस सवाल का पूरे सवाल का एक ही जवाब सामने आया है, वो है ज्योतिषीय मजबूरी। हिंदू धर्म में शादियां कुंडली मिलाकर होती हैं। सोनम और राज रघुवंशी की शादी भी कुंडलियों के गुणों को मिलाने के बाद ही तय की गई थी। सोनम की कुंडली में मंगल दोष था और ऐसी मान्यता है कि मंगल दोष वाले व्यक्ति की शादी मंगल दोष वाले व्यक्ति से ही होनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर गैर मंगल दोष वाले व्यक्ति के साथ शादी कर ली तो उसके जीवन पर संकट। यानी ये मानती थी सोनम सिंह रघुवंशी कि अगर मैंने अपने चाहने वाले लड़के से शादी कर ली जिसका नाम राज कुशवाहा है तो मेरा मांगलिक दोष जो कि बहुत भारी था, वो मांगलिक दोष की वजह से राज कुशवाहा की जान चली जाएगी। ऐसे में उसे किसी और मांगलिक से पहले शादी करनी थी ताकि उस पर सारा का सारा संकट आए और उसका मंगल दोष कट जाए। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि मंगल दोष वाले व्यक्ति की शादी अगर मंगल दोष वाली व्यक्ति से हो जाए तो दोनों मंगल दोष शांत हो जाते हैं। लेकिन सोनम का फोकस क्लियर था। उसे अपने प्रेमी, जो पुलिस की तरफ से बताया गया है, सोनम के तथाकथित प्रेमी राज कुशवाहा को बचाना था। उसे अपने ही मंगल दोष से इतना डर था कि कहीं मेरी वजह से राज कुशवाहा की जान न चली जाए, इसीलिए वो किसी दूसरे व्यक्ति से मंगल दोष वाले व्यक्ति से शादी करके अपना मंगल दोष निपटाना चाहती थी। सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा की कुंडली में मंगल दोष नहीं था। अब यहीं से कहानी साफ होती है। इसीलिए सोनम चाहती थी कि राज कुशवाहा से शादी करने से पहले वो राजा रघुवंशी से शादी करे, जिससे उसका मंगल दोष खत्म हो जाएगा और फिर राजा की मौत के बाद वो राज कुशवाहा से शादी कर सके। ये खुलासा राजा रघुवंशी के भी विपिन, जो भाई हैं विपिन रघुवंशी, ने किया है। हालांकि वो ये भी दावा कर रहे हैं कि सोनम ने अपनी मां को धमकी दी थी कि अगर उसकी किसी और से शादी हुई तो अंजाम बुरा होगा। सोनम जो है, सोनम की प्लानिंग इसमें ये हो सकती है मुझे, क्योंकि सोनम द्वारा जो खेल रचा गया बुरा है, इस खेल में जो है सोनम ने जो खेल रचा बुरा है, सोनम की ये सोच उसमें होगी ऐसी, तो मैं मांगलिक हूँ तो जिससे पहले शादी करूँगी, पहले मैं उसको पहले मरेगा वो, उसके बाद उसके प्रेमी से शादी कर सकती हूँ मैं। मतलब जैसे सोनम जो राज कुशवाहा जो है उससे प्यार करती थी, उससे डायरेक्ट शादी हो नहीं पाई उसकी, क्योंकि उसके परिवार वाले जो थे, उसके परिवार वाले ने कहा था तो अपने समाज में शादी करना है। उसकी मम्मी से उसकी बात भी हुई थी, उसकी मम्मी को उसने बताया भी गया था, मम्मी मैं किसी और से प्यार करती हूँ मैं। तो उसकी मम्मी ने कहा था बेटा प्यार जिससे करो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी प्यार जो कर ले अगर शादी तेरी इससे नहीं होगी जिससे तो प्यार करती है, अपने समाज में शादी होगी तेरी। तो सोनम ने उसकी मम्मी से कहा था मम्मी मैं शादी किसी और से करूँगी कभी तो उसके साथ जो होगा उसका वारदात फिर तुम देख लेना, मैं इसके साथ क्या करूँगी फिर मैं। ज्योतिष को देखिए बहुत से लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ज्योतिष को एक विज्ञान की तरह माना जाता है। अक्सर शादी तय करने से पहले लोग कुंडली मिलाते हैं और इस बात की चर्चा राजा रघुवंशी की मां ने भी की है कि दोनों में मंगल दोष था। ये बात हैरान करती है कि जिस वक्त राजा रघुवंशी का शव मिला था तब भी एक ज्योतिषी ने कह दिया था कि राजा की हत्या में एक महिला शामिल है। तब किसी को ये नहीं पता था कि वो महिला सोनम ही होगी। राजा का शव मिलने के बाद सोनम के परिवार ने उसकी खैर खबर लेने के मकसद से अपने घर में बाकायदा पूजा का आयोजन किया था, जिससे उन्होंने अपने खास ज्योतिषी को बुलवाया था। तब उसी ज्योतिषी ने सोनम की तस्वीर को उल्टा करके घर के आगे लगाने की सलाह दे दी थी और कहा था कि सोनम जल्दी ही सही सलामत हालत में मिल जाएगी। उस ज्योतिष से बात में देखिए सोनम की कुंडली में मंगल दोष के बारे में सवाल जवाब किए गए हैं, सुनिए।
इसमें एक बड़ी बात है, बार बार ये कहा जा रहा है कि दोनों की कुंडली में कुछ दोष थे। आपने कुंडली देखी दोनों की, तो दोनों की कुंडली में क्या मंगल की दशा थी, और अगर थी तो किसकी दशा उच्च की थी, किसकी मंगल की दशा नीच की थी? बच्चे की जो थी वो नीच की दिशा थी, नीच मंगल था उसको, और बालिका की उच्च का मंगल है। बालिका की उच्च, जी, दोनों मंगली। दोनों मंगल। इसमें क्या होता है ऐसी परिस्थितियों में, अगर दोनों मांगलिक हो और एक का मंगल नीच का हो, एक का मंगल उच्च में हो, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है? इसमें एक का मृत्यु दंड का वो रहता है, इसमें मृत्यु दंड का होता है पश्चाताप। इसमें इनको मृत्यु दंड मिल चुका है ना। अब ये सोनम जी जो हैं, जहाँ भी शादी करेंगे इनका उच्च का मंगल है, तो जिससे भी शादी करेंगे उसके साथ भी यही होना है। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि अगर मंगल है दोनों में, सोनम और राजा ये दोनों मांगलिक थे, राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या इस दशा में सोनम का जो मंगल दोष है वो एक मांगलिक से शादी करने के बाद, यानी राजा से शादी करने के बाद, क्या वो मंगल दोष दूर हो चुका है या अभी भी वो यथावत है? और अब अगर सोनम किसी अन्य से शादी करना चाहे जो कि मांगलिक ना हो, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा? थोड़ा विस्तार से समझा दीजिए। ऐसी परिस्थिति में ये होगा कि वो जिससे भी शादी करेंगे, इनका उच्च का मंगल है, तो उसके मंगल होने के कारण क्या होता है कि वो ये चीज़ें उसमें होती हैं कि जिससे भी शादी करेगी वो ऑटोमेटिक या तो बीमारी से जाएगा या किसी घटना से जाएगा, ये उसमें स्थित लिखा जाता है। तो कुंडली दर्शन इसलिए होता है ताकि पहले से ये चीज़ें सारी देख सकें, है ना। उस समय मैं यहाँ पर इंदौर में उपस्थित नहीं था, और उन्होंने फिर वहाँ लड़की वाले ने जो भी किया, जिससे भी कुंडली मिलवाई, उस हिसाब से जो भी उनके दोस्त थे वो दिख नहीं पाए। सोशल मीडिया पर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसा दौर है जिसमें बहुत सारी लड़कियां सभ्य और अच्छा कमाने वाले लड़कों के बजाय नशेबाज और आपराधिक मानसिकता वाले लड़कों को चुन रही हैं। हाल फिलहाल में 3 ऐसे बड़े केस सामने आए हैं जिसमें लड़कियों ने अपने पति की हत्या करवा दी, और हत्या ऐसे लोगों की वजह से करवाई जो बेरोजगार थे, नशेबाज थे, आपराधिक प्रवृत्ति के थे। सोनम ने राज कुशवाहा के लिए राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। देखिए, कई लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि राजा रघुवंशी और एक संपन्न परिवार का शख्स, और उसके लिए आपने राज कुशवाहा को देखिए, राजा रघुवंशी से उसकी तुलना लोग कर रहे हैं। राज कुशवाहा सोनम के पिता की दुकान में काम करता था, जबकि राजा रघुवंशी का ट्रांसपोर्ट का पूरा कारोबार था, अच्छा कमाता था। राज कुशवाहा ने सोनम के पास 7 पेशेवर हत्यारों का पता लगाया, उनसे राजा की हत्या करवाई। इससे राज की आपराधिक मानसिकता का पता चलता है। मेरठ की मुस्कान आपको याद होगी। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या करवा दी। और इधर देखिए साहिल, लोग इसकी फोटोओं पर ही कमेंट किए जा रहे थे। और देखिए, ऐसे में मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर हत्या करवा दी और उसके बाद उसकी लाश को सीमेंट से भरे ड्रम में डाल दिया था। जिस साहिल के लिए मुस्कान ने सौरभ की हत्या की, वो साहिल बेरोजगार था, नशेबाज था, और वहीं दूसरी ओर सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में काम कर चुका था और लंदन की एक बेकरी में काम कर रहा था। साहिल जैसे नशेबाज की तुलना में सौरभ एक सभ्य परिवार का लड़का था, अच्छा कमाता था। बावजूद इसके मुस्कान ने साहिल के चक्कर में सौरभ की हत्या करवा दी। अब यूपी के औरैया में भी प्रगति नाम की एक युवती ने अपने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर अपने पति दिलीप की हत्या करवा दी। प्रगति और अनुराग ने दिलीप की हत्या पेशेवर हत्यारों से की। तस्वीरें देखिए। जिस अनुराग के लिए प्रगति ने पति की हत्या करवाई, वो बेरोजगार, स्थानीय नेताओं के लिए छोटे मोटे काम करने वाला, लेकिन वहीं दिलीप का अपना एक अच्छा खासा बिजनेस था। समाज एक ऐसे दौर में है जहां सभ्य परिवार के ऐसे युवक जो परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, नौकरी या बिजनेस करके अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं, कई बार ऐसी खबरें आ रही हैं कि उन्हें शिकार बनाया जा रहा है। तमाम लड़कियां क्या ऐसे मामलों के बाद ये कहना सही रहेगा कि वो ऐसे लड़कों को जिन्हें बैड बॉयज कैटेगरी में डाला जा सकता है, ऐसे लड़कों को जानबूझकर चुन रही हैं और फिर बर्बादी होती है उस लड़के की भी और उस परिवार की भी।
बहरहाल अब अगली खबर का रुख करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन डेलीगेशन के सदस्यों से मुलाकात की जो ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख बताकर स्वदेश लौटे हैं। आमतौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनातनी बनी रहती है, कुछ तनाव रहता है, ऐसी तस्वीरें बहुत कम ही दिखती हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर इन डेलीगेशन के सदस्यों से मिले और अलग अलग देशों में उनकी मुलाकातों के बारे में जानकारी ली। इन डेलीगेशंस में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद और बहुत से डिप्लोमैट्स थे। भारत के इन अलग अलग 7 प्रतिनिधि मंडलों ने विदेशों में जाकर आतंकवाद के खिलाफ भारत का स्टैंड बताया था और पाकिस्तान को जमकर एक्सपोज किया। अब आप देखिए, ये बात अलग थी, विपक्ष के ये सांसद भारतीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनकर विदेश में थे और इधर स्वदेश में उनकी पार्टी के ही नेता सरकार के ऑपरेशन सिंदूर पर इन डेलीगेशंस पर सवाल खड़े कर रहे थे। कभी कोई कहता था ये टूर एंड ट्रैवल्स के लिए गए हैं, कभी कहता था कोई कि आतंकी घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी घूम रहे हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें आई हैं उनमें वो विपक्ष के सांसदों के खास तौर पर बात करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें आप देखिए धुर विरोधी आप हो सकते हैं, जिसमें आपको एक एक करके तमाम चेहरे दिख रहे हैं। शशि थरूर हो, मनीष तिवारी हो, आनंद शर्मा हो, ये देखिए सलमान खुर्शीद, सबसे शशि थरूर प्रधानमंत्री के बिल्कुल बगल में आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, पीएम उनसे बात कर रहे हैं। मनीष तिवारी आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर तौर पर जितने भी इन नेताओं ने भी, इन सांसदों ने भी जो बातचीत विदेशों में की है, उनके लिए एक फीडबैक मोमेंट था। डेलीगेशन के सदस्यों ने प्रधानमंत्री से अपनी यात्रा का अनुभव शेयर किया। 7 डेलीगेशन में शामिल 59 सदस्य 33 देशों की यात्रा पर गए थे, जिसमें 51 नेता और 8 राजदूत शामिल थे। कभी वो आनंद शर्मा से हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं, कभी प्रियंका चतुर्वेदी से, कभी कनिमोड़ी से, कभी सुप्रिया सुले से। 7 सांसदों ने डेलीगेशंस का नेतृत्व किया था। बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और वैजयंता पांडा, जेडीयू के संजय कुमार झा, कांग्रेस के शशि थरूर, डीएमके की कनिमोड़ी करुणानिधि, एनसीपी समाजवादी माफ कीजिएगा एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले और शिवसेना शिंदे गुट के श्रीकांत एकनाथ शिंदे। आजकल बड़ा दिलचस्प हो गया है, जब भी महाराष्ट्र की बात कीजिए तो पार्टियों का इतना विभाजन हो गया है कि आपको हर गुट का अलग अलग नाम याद करना पड़ता है उनके नेता के साथ। भारत का डेलीगेशन विदेशों में भारतीय कूटनीति की धूम मचाने के बाद स्वदेश लौट आया है, तो पाकिस्तान का डेलीगेशन विदेशों में अभी भी पाकिस्तान की बेइज्जती करवा रहा है। अब ये वाला हिस्सा सबसे दिलचस्प है। पाकिस्तान का डेलीगेशन अमेरिका में शर्मसार होने के बाद अब इंग्लैंड में अपनी बेइज्जती करवाने के लिए पहुंच गया है। ये देखिए साहब, एक बार फिर से जेल्ड अंग्रेजियत और अंग्रेजी जुबान के साथ उर्दू बोलने वाले साहब पहुंचे हैं। डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं यही बिलावल जरदारी भुट्टो, जिनके पास इस वक्त पाकिस्तान की सरकार में कोई पद नहीं है, लेकिन पूर्व विदेश मंत्री साहब रह चुके हैं। उनके सहयोग से शहबाज शरीफ की सरकार चल रही है। अब वो लंदन में जाकर अपने इस डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन देखिए इंग्लैंड जाकर भी रो रहे हैं। बिलावल और उनका डेलीगेशन इस उद्देश्य से गया था कि वो कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सकेंगे, दुनिया को बता सकेंगे कि कैसे भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करके पाकिस्तान को प्यासा रखने की साजिश रची है। अपने ऊपर लगे आतंकवाद के आरोपों पर ये सफाई दें कि हम तो खुद आतंकवाद के विक्टिम हैं और हम तो आतंकवाद फैलाते नहीं हैं। पाकिस्तान का इंटेंशन ये भी है कि वो भारत को मुसलमानों के खिलाफ काम करने वाला देश साबित करे, और इसीलिए भारत का डेलीगेशन जहां जहां गया, भारत का कोई ना कोई मुस्लिम प्रतिनिधि भी उसमें शामिल था। बहरहाल ये सब उनकी सोच से परे की चीजें, लेकिन अब अमेरिका के बाद इंग्लैंड में भी पाकिस्तान का ये झूठा नैरेटिव फ्लॉप हो रहा है, उनकी पोल खुल रही है। इन मुल्कों को भी ये समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का एक झूठा नैरेटिव है और कुछ नहीं है। अब बिलावल भुट्टो चाहे जितना मर्जी चिल्ला लें कि भारत जुल्म कर रहा है, पानी रोक रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान खून बहाता रहे और भारत पानी देता रहे, ये एक साथ चलेगा नहीं। पाकिस्तान का ये डेलीगेशन अलग अलग न्यूज चैनल्स पर इंटरव्यूज भी देने जा रहा है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा आएगा। ऐसे ही ब्रिटेन के स्काई न्यूज चैनल पर इस डेलीगेशन की सदस्य शरी रहमान इंटरव्यू देने के लिए पहुंची। सामने थी पत्रकार ग्याल्दा हाकिम, जिन्होंने इससे पहले इतने तीखे सवाल पूछे कि शरी रहमान को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इससे पहले ख्वाजा आसिफ की भी पोल इन्होंने ही खुलवाई थी। शरी रहमान से सीधा पूछा कि क्या पाकिस्तान में अलकायदा की 313 ब्रिगेड की मौजूदगी नहीं है,
इस पर शेरी रहमान को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, इधर उधर की बातें करने लगी। फिर पूछा गया कि क्या भारत की स्ट्राइक में बहावलपुर में आतंकवादी नहीं मारे गए, मसूद अजहर के रिश्तेदार नहीं मारे गए? तो शेरी रहमान ने साफ झूठ कह दिया कि नहीं, वहां तो बच्चे और महिलाओं की मौत हुई। काउंटर क्वेश्चन हुआ कि क्या बहावलपुर और मुरीदके में आतंकियों के ठिकाने नहीं है? सीधा सीधा पूछा याल्दा हाकिम ने कि क्या अगर एक ही परिवार, आतंकी परिवार के इतने लोग मारे गए, हर जगह खबर थी, तो आप इसको कैसे डिनाई कर सकती हैं? देखिए शेरी रहमान ने क्या कहा उसके बाद, वहां स्कूल और अस्पताल चलते हैं। शेरी रहमान का जवाब। अब ऐसा लग रहा है कि होड़ मची हुई है बिलावल भुट्टो और शेरी रहमान में अपनी बेवकूफाना हरकत करने की। अब उनसे पूछा गया स्कूल और अस्पताल हैं कि क्या जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर की मौजूदगी नहीं है? तो उस पर जवाब दिया कि नहीं, हमने इन आतंकी संगठनों को बैन कर दिया है। उनके 2000 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। सबसे पहले आप शेरी रहमान की ये घनघोर बेइज्जती देखिए, और अगर पाकिस्तान के लोग हमारा ये विश्लेषण देख रहे हों, जैसा वो देखते हैं, सोशल मीडिया पर इधर उधर की बातें लिखते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, जरूर सोचें कि वो ऐसे नेताओं को पाकिस्तान की बेइज्जती करने के लिए विदेश कैसे भेज सकते हैं? उनका पैसा वैसे ही कम है और इन पर खर्च हो रहा है। अब पाकिस्तान विदेशों में जाकर जितना भी झूठ बोल ले, लेकिन असल में पाकिस्तान की यह हकीकत अब दुनिया के सामने आ चुकी है और वो बेनकाब हो चुका है। इसलिए अब इसका कोई फायदा नहीं है। और भारत तो लगातार दुनिया में यही कह रहा है कि ये भारत और पाकिस्तान की नहीं, बल्कि भारत और टेररिस्तान की लड़ाई है, क्योंकि पाकिस्तान टेररिस्तान। I'd like you to understand, this is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India-Pakistan, think of it as India-Terroristan. You will then appreciate it. विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनका साफ स्पष्ट अंदाज जिसमें वो हमेशा बोलते आए हैं, इसमें उन्होंने कह दिया कि ये भारत और पाकिस्तान नहीं, भारत और टेररिस्तान की लड़ाई है। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान जिस हद तक डरा हुआ है, ये पाकिस्तान के बजट से समझा जा सकता है। पाकिस्तान ने आज अपना बजट पेश किया, जैसा कि उम्मीद थी। पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। पाकिस्तान भले ही भूखों मर रहा हो, लेकिन वो फिर भी अपनी जरूरत से ज्यादा ही रक्षा बजट रखता है। इस बार तो उसके पास रक्षा बजट बढ़ाने का पूरा बहाना भी है, जनता को और धूल झोंकने का बहाना है कि देखो जी, इंडिया ऐसा कर देगा तो हमें उधर करना है, तो जितनी भी भुखमरी झेल रहे हो उस पर शिकायत मत करो। अब हम एक एक करके आपको सिलसिलेवार ढंग से आंकड़े दिखाते हैं। पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट जो है, रक्षा बजट 20% बढ़ा दिया। साल 2025-26 से पाकिस्तान का रक्षा बजट कितना था? 2550 अरब पाकिस्तानी रुपए। वो पहले भी ज्यादा खर्च करता रहा है। ये करीब 20% की बढ़ोतरी है, क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान ने रक्षा बजट के लिए 2122 अरब पाकिस्तानी रुपए का प्रावधान रखा था, जो उसके कुल जीडीपी का 1.7% था, 1.7%। लेकिन इस बार भारत के हमले के डर से पाकिस्तान ने अपना बजट बढ़ा दिया है। हालांकि ये भारत के डिफेंस बजट से बहुत कम है। इस साल के भारत का डिफेंस बजट लगभग 6.25 लाख करोड़ रुपए का था, और पाकिस्तान का कुल बजट यानी कि पूरे देश का बजट सिर्फ 5,22,000 करोड़ भारतीय रुपए, जो हमारे डिफेंस बजट से भी बहुत कम है। पाकिस्तान भले ही अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा हो, लेकिन उसकी आर्थिक हालात बहुत खराब है। पाकिस्तान का कर्ज बढ़कर 76 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए का हो गया है। पाकिस्तान का कुल कर्ज उसकी जीडीपी का 65% है। पाकिस्तान के हर व्यक्ति पर इस बार 3 लाख पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है, हर व्यक्ति पर। पाकिस्तान के आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया तो भारत ने तुरंत पाकिस्तान का पानी बंद किया, पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द किया। अब तो चल रहा है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, इंटरनेशनल मंचों पर यही मुद्दा बार बार उठा रहा है, कहे हर जगह कह रहा है भारत नहीं कर सकता ऐसा, रखना होगा पानी जारी। इसीलिए पाकिस्तान ने अपने जल संसाधनों के प्रोजेक्ट्स के लिए भी पैसा अलॉट किया है। पाकिस्तान ने पानी बचाने के लिए नए टारगेट सेट किए हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने टारगेट रखा है कि अब 1 करोड़ एकड़ पानी का स्टोरेज बढ़ाया जाएगा, पानी की बर्बादी को 33% कम किया जाएगा। पाकिस्तान ने पानी से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए 133 अरब पाकिस्तानी रुपए का भी प्रावधान किया है।
अब पाकिस्तान अपना पानी बचाने के लिए चाहे कुछ भी कर ले, हकीकत यह है कि अब उसको उसके गुनाहों की सजा मिलनी शुरू हो चुकी है। अगली खबर का रुख करते हैं। अब बात अमेरिका की, जो लगता है कि अवैध प्रवासियों के सामने पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में पिछले 5 दिनों से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। ये पुलिस नहीं, अब सेना वहां पर मोर्चा संभाल रही है। कई बिल्डिंग्स में तोड़फोड़ हुई, कई जगह आगजनी हुई, पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, पुलिस वालों को मारा पीटा गया। सोमवार को भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। अब अगर आप देखें तो दिन में प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भिड़ रहे हैं, रात को कैलिफोर्निया में अलग अलग दुकानों में लूटपाट कर रहे हैं। दंगाइयों ने एलए में एप्पल कंपनी का शोरूम लूट लिया। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। दंगाइयों ने एप्पल का शोरूम, एप्पल कंपनी का पूरा शोरूम लूटा है। और जो अफरा तफरी ये कल्पना से परे है कि ये एलए है, इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलए में नेशनल गार्ड्स की तैनाती का फैसला किया है। अब वहां पर आर्मी संभाल रही है, जिसकी वजह से उनकी खूब आलोचना भी की गई है। ट्रंप ने फैसला किया है कि 700 मरीन्स की भी तैनाती कर देंगे, इस दंगे को रोकने में मदद कर सके। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि 2000 अतिरिक्त नेशनल गार्ड्स की तैनाती की जा रही है, यानी 400 नेशनल गार्ड्स तैनात होंगे। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ लॉस एंजलिस में नहीं फैल रहा है, पूरा अमेरिका इसकी जद में आ रहा है। एलए के अलावा कैलिफोर्निया के ही सांता एना और सैन फ्रांसिस्को के में भी प्रदर्शन हुए हैं। आप सोचिए, ये तमाम ऐसे मतलब वहां पर शहर है जहां पर हब है उनके बिजनेस का। इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी एंटी इमिग्रेशन प्रदर्शन है, जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी पुलिस ने बहुत से लोगों को एंटी आईसीई प्रोटेस्ट करते हुए गिरफ्तार किया, जिन्होंने बहुत सी सरकारी इमारतों में आगे वाहन में आग लगा दिया है। ये हम आपको पूरे मैप पर दिखा रहे हैं। अब पूरा अमेरिका इसकी जद में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अटलांटा में भी आईसीई बिल्डिंग के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई, पकड़े गए लोगों को रिलीज करने की मांग करते रहे। इसके अलावा लुइसविल हो या फिर डैलस हो, इन तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। बॉस्टन, पिट्सबर्ग, शार्लेट, सियाटल, वॉशिंगटन डीसी, कनेक्टिकट, इन तमाम जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। बड़े स्तर पर इसको कर रहे हैं और संभालना मुश्किल हो रहा है। अब ट्रंप के सामने ये समस्या है कि वो इन प्रदर्शनों को कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि फिलहाल उन्होंने जो फॉर्मूला एलए के दंगे रोकने के लिए अपनाया वो उतना इफेक्टिव नहीं रहा, आलोचना हुई। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड तैनात करने के फैसले पर कैलिफोर्निया के गवर्नर ने सवाल उठा दिए तो ट्रंप ने कह दिया कि उसे गिरफ्तार कर देना चाहिए। अलग ही कहानी चलती है वहां। उधर कैलिफोर्निया के गवर्नर जो है गैविन न्यूसम, उनका कहना है कि इसके खिलाफ राज्य सरकार ट्रंप पर केस करेगी। और अब आपको जलते जून के बारे में बताते हैं, जिसने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लगभग पूरा उत्तर भारत भयंकर हीट वेव की चपेट में है। लू बिल्कुल ऐसे महसूस हो रही है जैसे आग की लपटें हों, जिनमें घर से बाहर निकलते ही लोग झुलस रहे हैं। हम आपको बताएंगे पूरे राजस्थान में गर्मी का रेड अलर्ट है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा लगभग पूरे भारत में गर्मी का येलो अलर्ट है। दक्षिण के राज्यों में बारिश हो रही है, जबकि उत्तर भारत के अधिकतर राज्य हीट वेव को झेलने के लिए मजबूर हैं। भयानक गर्मी, लू और उमस ने लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। राजस्थान के अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और फिर इधर देखिए पूरा उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 40 से 45 डिग्री तक जा पहुंचा है तापमान। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3-4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में भीषण गर्मी और लू लोगों को परेशान करेगी। अगर आप देखें दिन में हीट वेव तो रात में उमस लोगों को परेशान कर रही है। भारत में चल रही लू का एक बड़ा कारण पाकिस्तान में पड़ रही ये भीषण गर्मी भी है। पाकिस्तान के जो रेगिस्तानी इलाके हैं उनका तापमान पिछले 2 दिनों में 48, आप सोचिए 48 से 39 डिग्री तक जा पहुंचा है। इसके साथ ही हवा की दिशा पश्चिमी है और हवा में नमी ना के बराबर हो गई है। इसी की वजह से पूरे उत्तर भारत के राज्यों में गर्म हवाएं चल रही हैं। दूसरा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हटने और मानसून में देरी की वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में तापमान बहुत तेजी से बढ़ा है। इस गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो खुले में काम धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, जिनका कामकाज ही बाहर का है। रोजगार के लिए धूप में निकलना उनकी मजबूरी है। भारत में इस समय करीब 56 करोड़ कामगार हैं। उनमें से 49%, 49% यानी करीब 27 करोड़ कामगार ऐसे हैं
जो खुले आसमान के नीचे काम करते हैं। इनमें किसान हैं, मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं, छोटे दुकानदार हैं जो रेहड़ी पटरी लगाकर सामान बेचते हैं, और भारत की आधी वर्कफोर्स अब भी इस भीषण गर्मी में लू के थपेड़े सहते हुए काम कर रही है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। आपने कहावत तो सुनी होगी, उल्टी गंगा बहना। क्या यूपी की योगी सरकार ने विदेशी आक्रांताओं को पूजने वाली उल्टी गंगा को सीधी कर दिया है? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच में महाराजा सुहेलदेव जी के विजय उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो मैं आपको सुनाऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये जो महाराजा सुहेलदेव इतिहास की उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने सालार गाजी को हराया था। आज योगी आदित्यनाथ ने महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का उद्घाटन किया और उनकी प्रतिमा का लोकार्पण किया। लेकिन जिस बहराइच में आज योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, वहां सालार गाजी की दरगाह भी है, और ये वही वक्त है जब हर साल सालार गाजी की दरगाह पर 1 महीने तक चलने वाला मेला लगता था। सालार गाजी सोमनाथ मंदिर को लूटने वाले महमूद गजनवी की सेना में सेनापति था, लेकिन उसके नाम पर सैकड़ों बरस से नेजा मेला लगता आया था, जो अब की बार से बंद हो गया। इस बार उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने सालार गाजी की दरगाह पर लगने वाले सालाना मेले की इजाजत नहीं दी। और तो और, आज जब योगी बहराइच पहुंचे उससे एक दिन पहले बहराइच के करतनिया घाट इलाके में वन विभाग की जमीन पर बने 4 मजारों को प्रशासन ने रातों रात हटा दिया। ये 4 मजारें इलाके में बेहद मशहूर रही हैं। हजरत सैयद हाशिम शाह उर्फ लक्कड़ शाह की मजार पर तो लंबे समय से मजमा लगता रहा है। लक्कड़ शाह की मजार के अलावा भंवर शाह, चमन शाह और शहनशाह की मजारें भी प्रशासन ने हटा दी। बहराइच का ये चित्तौरा झील है। जी हाँ, यही वो जगह है जहाँ पर 1000 साल पहले कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव ने सालार मसूद गाजी को हराया था। आज इस जगह पर उनकी 40 फुट ऊंची कांस्य की ये प्रतिमा लगाई गई है और महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में ये एक बड़ा पर्यटन का क्षेत्र बनाया गया है। 40 फुट ऊंची है। अब महाराजा सुहेलदेव, जिसे कह सकते हैं कि राजभर बिरादरी से आते रहे हैं, ऐसा ओम प्रकाश राजभर का भी दावा है और इस बिरादरी का भी है कि ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने किसी विदेशी आक्रांता को यहीं पर मारा था और उनकी वजह से कहीं ना कहीं उसका प्रभाव रुका। लेकिन ये जो बहराइच है, बहराइच इनके नाम से भी जानी जाती है और गाजी सालार मसूद के नाम से भी। आज मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि अब गाजी सालार मसूद के नाम पर बंद होने वाले तमाम मेले बंद होंगे। बहराइच के करतनिया घाट वन्य क्षेत्र की जिन मज़ारों को हटाया गया वो जगह भारत नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में है। यूपी का प्रशासन वन्य क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण को हटाने का अभियान भी चला रहा है। हाल में 186 लोगों को वन विभाग ने नोटिस भी सौंपा है। लेकिन इन कार्रवाइयों के बीच आज बहराइच में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा, उनकी सरकार की ऐसी लकीर है जिसके मायने बहुत गहरे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद होना चाहिए, राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए। सुनिए। जब हम लोग महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव को मनाने की बात करते थे, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगती थी कि नहीं, गाजी मियां का विवाह होना चाहिए। हमने कहा विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस बार से गाजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। आयोजन होंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर होंगे। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा तो महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा। और इस मोड़ पर ले आती है नौकरी। अपने ही घर जाने के लिए दूसरों की इजाजत लेनी पड़ती है।